हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेडिकेशन एकेडमी। डेडिकेशन एकेडमी पर आपका स्वागत है। एनवायरनमेंट, आज हम शुरुआत करने वाले हैं डेडिकेशन एकेडमी पर पीटी के एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम अभी प्रीलिमिनरी टेस्ट जो पीटी बोलते हैं, जिसकी जानकारी हमने इससे पिछली वाली वीडियो में दे दी है। तो एनवायरनमेंट जो सब्जेक्ट है, इसकी हम अभी पीटी की तैयारी कराएंगे। ये एनवायरनमेंट लगभग हम 25 से 30 दिन में कोशिश करेंगे ख़त्म हो जाए एनवायरनमेंट सब्जेक्ट। जब ये एनवायरनमेंट सब्जेक्ट पीटी वाला ख़त्म हो जाएगा और उसके अगले 5 दिन में मैथ्स की तैयारी करा देंगे हम। ठीक है, जैसे अगर हम इसे 25 दिन में ख़त्म करते हैं एनवायरनमेंट को, जैसे अगर हम इस एनवायरनमेंट शब्द को 25 दिन में ख़त्म करते हैं तो हम अगले 5 दिन में मैथ्स की लिखने की तैयारी करा देंगे और जो प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन आए हैं एनवायरनमेंट के वो भी आपको सॉल्व करा देंगे। पीटी पर ध्यान इसलिए है क्योंकि जो बेसिक नॉलेज है वो पीटी में ही मिलेगी, पीटी की तैयारी कराने से ही मिलेगी। और जब पीटी की पूरी जानकारी होगी, जब बेसिक नॉलेज आपके पास होगी पर्याप्त रूप से, तो फिर आप आंसर राइटिंग में कुछ लिख पाएंगे। अब हम केवल सीधा कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं, वो उनका काम केवल ऐसा है कि बस पैसे कमाने से मतलब है उन्हें, लेकिन उनका काम ये है कि वो पहले दिन से ही पर्यावरण पढ़ाने लगेंगे और पर्यावरण पढ़ाने के बाद पहले दिन से ही आंसर राइटिंग करने लगेंगे कि भाई एक क्वेश्चन दे देंगे बच्चों को, ये लो बच्चे, ये आप अपने घर से एनवायरनमेंट का ये क्वेश्चन करके आना, और ऐसे इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चे के पास जब बेसिक नॉलेज ही नहीं है, बच्चे को परिभाषा मालूम नहीं है, तो बच्चा कैसे क्वेश्चन कर पाएगा, उस क्वेश्चन को कैसे कर पाएगा? वो तो आपने बच्चे को रटा दिया, बच्चे ने सीधा उतार दिया। इसीलिए हम 25 दिन तक केवल पीटी की तैयारी कराएंगे, पीटी का बेसिक एडवांस सब कुछ तैयार कराएंगे। और पीटी का बेसिक एडवांस तैयार कराने के बाद अगले 5 दिन में मेंस की पूरी तैयारी करा देंगे, क्योंकि जब पीटी मालूम होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने में आपको ज़्यादा समस्या नहीं होगी। फिर हमें आपको केवल एक ग्राफ बताना पड़ेगा, जिसे प्रारूप बोलते हैं। प्रारूप बता देंगे कि इस तरीके से ये क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है, और फ्रेम करने के बाद इस तरीके से ऐसे किया जाता है, इसमें कौन से टॉपिक का प्रयोग करना है, किस तरीके से आंसर राइटिंग करनी है, ये हम आपको अगले 5 दिन में करा देंगे। हम इस सब्जेक्ट को लगभग 30 दिन में ख़त्म कराने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चलते हैं एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की ओर। तो एनवायरनमेंट जो शब्द है ये फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से बना हुआ है। फ्रेंच भाषा के एनवायरन शब्द से बना हुआ है, जिसका मतलब है घिरा हुआ। अब हमने ये परिभाषा इसलिए बता दी कि हो सकता है कि क्वेश्चन बनाते समय पीटी में जो तरीका होता है एलिमिनेशन वाला, उसमें डाल दिया जाए शायद ये कि फ्रेंच भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है घिरा हुआ। ठीक है, एनवायरन का शब्द हो गया घिरा हुआ, और एक घिरा हुआ शब्द इसलिए और बताना पड़ा हमें क्योंकि अभी परिभाषा में इसका प्रयोग होने वाला है। चलिए, हिंदी का जो पर्यावरण शब्द है वो 2 भाषाओं से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि प्लस आवरण। परि का मतलब है यहाँ चारों ओर से, परि का मतलब है चारों ओर से, और आवरण का मतलब है घेरे हुए। तो आइए परिभाषा बनाते हैं। परिभाषा क्या बनी? किसी जीव के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। कोई भी जीव रहा, चाहे वो कीड़ा कहना हो, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, चाहे वो बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, और बैक्टीरिया से लेके मनुष्य तक, यानी कि भेल मछली तक या डायनासोर तक जो भी पहले रहे हैं। ठीक है, कोई भी कितना छोटा से छोटा जीव, कितना बड़े से बड़ा जीव, किसी जीव के चारों ओर के वातावरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। किताबों में लंबी लंबी परिभाषाएं दी रहती हैं, उनका कोई मतलब नहीं है, पर इतना याद कीजिए कि किसी जीव के चारों ओर के पर्यावरण को, वो किसी जीव के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। अब वातावरण के अंदर क्या क्या आ जाएगा? कोई भी जीव रहा, जैसे हम जीव हैं तो हमारे वातावरण में ये मार्कर है, ये भी वातावरण का हिस्सा है, पर्यावरण का हिस्सा है। ये डस्टर है, ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। ये बोर्ड है, सब पर्यावरण का हिस्सा है। जो लोग हमारे आसपास हैं ये भी पर्यावरण का हिस्सा है। जो हमारे पास आसपास मौसम है, जो हमारे आसपास वस्तु हैं, प्रत्येक चीज़ किसी जीव के आसपास के वातावरण को क्या बोलते हैं? पर्यावरण कहते हैं। सीधी सी बात रही, किसी जीव के चारों ओर के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। परिभाषा इतनी सी ही है। ठीक है, अब
एक परिभाषा दी है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये अधिनियम आया था 1986 में। इसमें एक परिभाषा दे रखी है जिसमें क्या है कि ये परिभाषा इम्पोर्टेंट है, तो हम इसको बता देते हैं आपको। पर्यावरण के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ने परिभाषा दी है कि पर्यावरण के अंतर्गत जीव के चारों ओर घिरी, किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाएं, फिजिकल एवं बायोलॉजिकल कंडीशंस, भौतिक एवं जैविक दशाएं तथा उनकी अंतःक्रिया तथा उनकी अंतःक्रिया मतलब इंटरेक्शन, अंतःक्रिया शामिल है। ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की परिभाषा रही। ठीक है, क्या परिभाषा एक बार फिर से पढ़ते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की परिभाषा क्या है? पर्यावरण के अंतर्गत किसी जीव के चारों ओर घिरी भौतिक एवं जैविक दशाएं, भौतिक मतलब फिजिकल एवं बायोलॉजिकल कंडीशन तथा उनकी अंतःक्रिया शामिल है। ये छोटी छोटी 2 परिभाषाएं हमने आपको पर्यावरण की बता दी है। ठीक है, आशा करते हैं पर्यावरण समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण आखिर है क्या। अब हम चलते हैं आगे। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है इकोलॉजी। अगला पॉइंट है इकोलॉजी, जिसे हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। हिंदी में इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। इकोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है। जो इकोलॉजी शब्द है वो ग्रीक भाषा के ओइकोलॉजी शब्द से बना हुआ है, और ओइकोलॉजी शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, ओइकोस और लोगोस। ओइकोलॉजी शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, ओइकोस और लोगोस, जिसमें ओइकोस का अर्थ है पर्यावरण और लोगोस का अर्थ है अध्ययन। बात समझ में आ गई? ओइकोस का अर्थ है पर्यावरण, लोगोस का अर्थ है अध्ययन। तो आइए परिभाषा बनाते हैं। सीधे शब्दों में साधारण परिभाषा जो है, जो बिल्कुल सरल परिभाषा है, वो है कि पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। सीधे शब्दों में छोटी सी परिभाषा कि पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया था पर्यावरण की परिभाषा क्या थी कि हमारे आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं और पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। बात यहाँ ख़त्म हो गई। अब क्या है कि अब चलते हैं किताबी परिभाषा की ओर, जो किताबों में परिभाषा लिखी होती है। क्या लिखी होती है? जीवों के आपसी अजैविक तथा जैविक वातावरण के मध्य, जीवों के आपसी अजैविक तथा जैविक वातावरण के मध्य अंतर संबंध के वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। इतनी लंबी परिभाषा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जीवों के आपसी जैविक एवं अजैविक वातावरण के मध्य अंतर संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो आसपास का जो जीवों के आपसी आसपास के जो जैविक और अजैविक वातावरण है ना, अजैविक और जैविक वातावरण जो है उसके मध्य अंतर संबंध, जो उनके साथ इंटरेक्शन होता है, ठीक है, उसके वैज्ञानिक अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। वही लंबी चौड़ी परिभाषा है। इससे अच्छा तो सीधा यही याद कर लिया जाए कि पर्यावरण के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। लेकिन किताबी भाषा तो किताबी होती है। आइए इसे समझते हैं। इसमें क्या है कि जैविक तथा अजैविक वातावरण। तो आइए समझिए। पर्यावरण में 2 प्रकार का वातावरण है, एक तो जैविक वातावरण, एक अजैविक वातावरण। जैविक वातावरण में 2 चीज़ें आती हैं। जैविक वातावरण में कौन सी चीज़ें आती हैं? जैविक वातावरण में पादप आते हैं, जिसे प्लांट बोलते हैं। पादप को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांट। प्लांट मतलब पौधा। पादप और पौधा एक ही बात है, ठीक है। पादप, जीव और जंतु, ठीक है। पादप, जीव, जंतु। अजैविक में आ जाइए जल, मृदा। मृदा का मतलब यहाँ मिट्टी से है, ठीक है। जल, मृदा, ताप मतलब टेम्परेचर, वायु मतलब एयर, और भी ऐसी चीज़ें जो अजैविक हैं, गैसेस वगैरह। तो फिर वो गैस वगैरह और भी रहें तो वो सब भी क्या आती हैं? अजैविक के अंदर आ जाती हैं, और जैविक के अंदर ये चीज़ आ जाती हैं। अब जैविक और अजैविक के बीच का जो संबंध है, जैविक और अजैविक के बीच का जो संबंध है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। ये हमने शॉर्ट में यहाँ पर ग्राफ के रूप से बता दिया कि पर्यावरण के जैविक और अजैविक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं।
ये हो गई छोटी सी परिभाषा। आशा करते हैं बात समझ में आई होगी। तो आइए चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। आइए स्टूडेंट्स चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। ये हमारा पर्यावरण का अगला पॉइंट है। इसका नाम है पर्यावरण की संरचना या फिर पर्यावरण का स्ट्रक्चर ऑफ एनवायरनमेंट। इसे हम पर्यावरण के प्रकार भी बोल सकते हैं। तो आइए करने से पहले थोड़ी बातें समझ लेते हैं कि आखिर ये चीज़ क्या है। पर्यावरण को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पर्यावरण को अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। पहला है जैविक पर्यावरण, दूसरा है अजैविक पर्यावरण, तीसरा है ऊर्जा संघटक पर्यावरण। तो आइए, जैविक पर्यावरण जो है पहला, इसमें हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है अजैविक पर्यावरण, इसे हम भौतिक पर्यावरण भी बोलते हैं, तो इसमें हम निर्जीवों के बारे में पढ़ते हैं। और तीसरा है ऊर्जा संघटक पर्यावरण, इसमें हम ऊर्जा के संघटकों के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जैविक पर्यावरण से। तो जैविक पर्यावरण में हम जैविक पर्यावरण को हमने 3 भागों में बांट रखा है। वनस्पतिक पर्यावरण, वनस्पतिक घटक, जंतु घटक और सूक्ष्मजीव घटक। इन 3 भागों में जैविक पर्यावरण को या जैविक घटक को बांट रखा है। तो हमने इसमें बताया था कि हम इसमें सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। सजीवों का मतलब क्या है? सजीवों का मतलब क्या है समझिए। जिनमें जान होती है वो सजीव होते हैं, जिनमें जान नहीं होती है वो निर्जीव होते हैं। अब कहोगे कि सजीव किन में जान होती है? तो जो उन्नति करते हैं, वृद्धि करते हैं, किताबी भाषा में समझिए, प्रकृति के वो तत्व जो उन्नति करते हैं और वृद्धि करते हैं वो सजीव कहलाते हैं। जो उन्नति वृद्धि नहीं करते हैं वो निर्जीव कहलाते हैं। जैसे ये मार्कर रहा, इसकी लंबाई जो हाइट होगी लगभग 15 सेंटीमीटर होगी। 15 सेंटीमीटर होगी। आप इसे 1 महीने रखिए, 2 महीने रखिए, 3 महीने रखिए, जितनी मर्जी हो उतने महीने तक इसे रखा रहने दीजिए। ये 15 से 20 सेंटीमीटर का नहीं होगा, ये जितना है उतना ही रहेगा। इसी जगह पर एक पौधा ले लीजिए, एक छोटा सा पौधा हमने ले लिया। एक छोटा सा पौधा 1 हफ्ते में कुछ वृद्धि करेगा, उन्नति करेगा, दूसरे हफ्ते में थोड़ी और उन्नति वृद्धि करेगा, तीसरे हफ्ते में थोड़ी और उन्नति वृद्धि करेगा। एक समय आएगा जब वो विशाल वृक्ष बन के तैयार हो जाएगा। तो बात समझ में आई होगी कि जो वृद्धि करते हैं, उन्नति करते हैं वो सजीव कहलाते हैं, जो वृद्धि नहीं करते, उन्नति नहीं करते, निर्जीव कहलाते हैं। तो यहाँ चलते हैं कहाँ? जैविक घटक की ओर। इसमें हम सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। ये वनस्पतिक घटक, जंतु घटक और सूक्ष्मजीव घटक जो हैं, वनस्पतिक घटक में हम पादप और वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं। वनस्पतिक घटक में हम पादप और वृक्ष के बारे में पढ़ते हैं। पादप मतलब प्लांट, वृक्ष मतलब ट्री। सीधी सी बात रही। वनस्पतिक घटक में हम पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है जंतु घटक, इसमें हम जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। जीव जंतु मतलब एनिमल्स में केवल जानवर ही नहीं आएंगे, इसमें छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी आ जाएंगे, मनुष्य भी इसी के अंदर आ जाएगा जंतु घटक में ही, और एनिमल तो फिर इसमें है ही। ठीक है, इसमें 3 मतलब जीव जंतु जो है, 3 प्रकार के जीव जंतु की बात की गई है। इसमें 3 प्रकार के जीव जंतु की बात की गई है। जल के जीव जंतु, थल के जीव जंतु, वायु के जीव जंतु। जल मतलब पानी के जीव जंतु, जैसे समुद्री घोड़ा हो गया, व्हेल हो गई, शार्क हो गया, स्टारफिश वगैरह हो गई। ठीक है, जेली फिश हो गई, ये समुद्री जीव जंतु हैं। थल वाले जीव जंतु भैंस हो गया, बकरी हो गई, शेर हो गया, चीता हो गया, भालू हो गया। तो ये क्या है? थल वाले जीव जंतु हो गए। तीसरा है वायु वाले जीव जंतु। वायु वाले जीव जंतु चिड़िया हो गई, कबूतर हो गया, कौआ हो गया, चील हो गई, ये वायु वाले जीव जंतु हो गए। मतलब सभी प्रकार के जीव जंतु इसमें आ जाएंगे। ठीक है, और तीसरा है सूक्ष्म जीव घटक। सूक्ष्म जीव यानी कि यूनिसेलर, जो एक सेल से बने हुए होते हैं, उन्हें यूनिसेलर क्या कहा जाता है? यूनिसेलर क्या होते हैं? जैसे हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं कि जैसे हमारा ये ग्रह मंडल है, 9 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यम को तो
6 में हटा दिया, इसे बाहर कर दिया। तो ऐसे ही अभी 8 ग्रह बचे हुए हैं। जब ये ग्रह बन के तैयार होते हैं तब एक हमारा ग्रह मंडल बन के तैयार होता है। जब ये कईयों ग्रह मिलते हैं तो एक ग्रह मंडल बन के तैयार होता है। और ऐसे ही जब कईयों ग्रह मंडल बन के मिलते हैं, जब कईयों ग्रह मंडल मिलके बनते हैं, एक साथ मिलते हैं, तो एक तारामंडल तैयार होता है। ठीक है। और जब कईयों तारामंडल मिलते हैं, हजारों करोड़ों तारामंडल मिलते हैं, तब एक मंदाकिनी तैयार होती है। और जब कईयों मंदाकिनी तैयार हो जाती हैं मिलके, एक साथ मिलके कईयों मंदाकिनी तैयार हो जाते हैं, हजारों करोड़ों मंदाकिनी मिल जाते हैं, तब एक ब्रह्मांड तैयार होता है। ये हमने ज्योग्राफी में पढ़ रखा है। ऐसे ही बायोलॉजी में बॉडी की जो सबसे छोटी इकाई है उसे सेल बोलते हैं, उसे सेल बोलते हैं। कईयों सारी सेल्स मिलके हजारों करोड़ों सेल्स मिलके एक टिश्यू बनाती हैं। और कईयों सारे टिश्यू मिलके, हजारों करोड़ों टिश्यू मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं। और कईयों ऑर्गन मिलके एक बॉडी का पार्ट बनाते हैं। और कईयों बॉडी पार्ट मिलके एक पूरी की पूरी बॉडी बनाती है। तो आइए समझते हैं कैसे बनती है। जैसे टिश्यू रहा, जैसे हमने बताया जो सेल है, सेल क्या होती है, यूनिसेलुलर एक सेल वाले जीव होते हैं। तो सेल जो होती है सबसे छोटा पार्ट रहा, कई सारी करोड़ों सेल मिलके एक टिश्यू बनाया। और कईयों टिश्यू ने मिलके क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया। ऑर्गन हमारा कोई भी हो सकता है, आँख हो सकती है, ठीक है, जीभ हो सकती है, किडनी हो सकती है, हार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्गन बना दिया उन्होंने, लीवर हो सकता है। ऐसे ही जब कईयों ऑर्गन मिलके तैयार होंगे तब एक बॉडी का पार्ट बनेगा। जैसे ये हमारा हेड रहा इतना, तो इसमें कईयों क्या होंगे, ये जो बॉडी का पार्ट है इसमें कईयों ऑर्गन होंगे। इसमें हमारी आँख हो जाएगी, कान हो जाएंगे, जीभ हो जाएंगे, मस्तिष्क हो जाएगा। तो ये कई सारे बॉडी पार्ट रहे। ऐसे ही पेट को एक पार्ट मान लेते हैं, इसमें हमारे पेट में एक लीवर हो जाएगा, किडनी हो जाएगी, छोटी आंत बड़ी आंत हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, ऐसे ही कई सारे ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं, एक बॉडी पार्ट बना रहे हैं। और कई सारे बॉडी पार्ट मिलके एक बॉडी बना रहे हैं। जैसे पेट मिलके, सिर मिलके, हाथ मिलके, चेस्ट मिलके, थाइस मिलके ये एक बॉडी तैयार कर रहे हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी कि सबसे छोटी इकाई क्या है, टिश्यू है, सेल है। और जो जंतु होते हैं, कुछ जंतु ऐसे भी होते हैं, जीव है होते हैं, जंतु नहीं, कुछ जीव होते हैं जो एक सेल के बने हुए होते हैं। अब सेल इतनी छोटी होती है कि आँखों से दिखेगी नहीं, सेल इतनी छोटी होती है कि आँखों से दिखेगी नहीं। तो उसके लिए हम सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्म का मतलब होता है बहुत ही छोटा, दर्शी मतलब देखने वाला, बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने वाला सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। बहुत ही छोटी चीज़ों को देखने वाली मशीन सूक्ष्मदर्शी कहलाती है। ऐसे ही जो वो सेल होते हैं ना, यूनिसेलुलर जीव बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही कई होते हैं यूनिसेलुलर। इस जैसे हमारा ये एनवायरनमेंट है, पर्यावरण, ठीक है, यहाँ पर ये हवा में कई सारे छोटे छोटे से यूनिसेलुलर घूम रहे होंगे जो हमें नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या है कि उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, तो उन्हें सूक्ष्म जीव नाम दिया जाता है। और वो एक सेल के होते हैं, ठीक है, एक सेल के होते हैं। तो ये क्या हो गया, एक सेल वाले जीव जंतु हो गए। तो ये यूनिसेलुलर हो गए। गया था वनस्पतिक घटक, जंतु घटक और सूक्ष्मजीव घटक। ऐसे ही भौतिक पर्यावरण को भी 3 भागों में बांटा गया है, स्थल मंडलीय घटक, वायुमंडलीय घटक और जल मंडलीय घटक, ठीक है। तो स्थल मंडलीय घटक जो है उसके अंदर आती है हमारी मृदा मतलब सॉइल, पर्वत माउंटेन्स, प्लेटो मतलब पठार और ज्वालामुखी मतलब वोल्केनो। ऐसी कई चीज़ें हमारे स्थल मंडलीय के अंदर आती हैं। ऐसी वायुमंडलीय के अंदर वायुमंडलीय घटक जो है, वायु वाली चीज़ें आ जाएंगी इसमें, जैसे हवा हो गई, एयर हो गई, गैस हो गई, ठीक है, आर्द्रता हो गई, जलवाष्प, ठीक है। ऐसे ही जलमंडलीय घटक में हम केवल जल के बारे में ही पढ़ते हैं। जलमंडलीय घटक में हम केवल जल के बारे में ही पढ़ते हैं, क्योंकि जल अपने आप में एक अद्वितीय है। क्या है, अद्वितीय का मतलब होता है उसके जैसा कोई है नहीं। जल के अंदर केवल 2 एलिमेंट पाए जाते हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के 2 तत्व पाए जाते हैं, ऑक्सीजन का 1 तत्व पाया जाता है। कहने को तो ये बहुत सरल है, पानी कहने को तो बहुत सरल है, लेकिन हमारे सदियां बीत गई, वर्षें बीत गए हैं, हम लेकिन वैज्ञानिक लोग
वो बना नहीं पाए हैं पानी अभी तक। हमने बहुत हाइड्रोजन को मिलाने की कोशिश की, बहुत ऑक्सीजन को साथ साथ रखने की कोशिश की, 2 यूनिट हाइड्रोजन का मिला लिया, 1 यूनिट ऑक्सीजन का मिला लिया, लेकिन फिर भी हमारा पानी बनके तैयार नहीं हो पाया है, हमारा पानी बनके तैयार नहीं हो पाया है। तो इसीलिए हम इसमें केवल जल के बारे में ही पढ़ेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। जलमंडली घटक में जल भी बहुत ही पावरफुल चीज़ है, ठीक है, प्राकृतिक चीज़ है, तो जल के बारे में ही पढ़ेंगे। तीसरा है ऊर्जा संघटक पर्यावरण। इसमें हम ऊर्जा के संघटक के बारे में पढ़ते हैं। ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है हमारे पास वो सूर्य है। उससे हमें प्रकाश भी मिलता है और तापमान भी मिलता है, टेम्परेचर भी मिलता है, लाइट भी मिलती है, ठीक है। तो ऊर्जा का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो सूर्य है। और ऊर्जा जो हमारी शरीर को इनकी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो वो तापमान की ज़रूरत होती है और प्रकाश की ज़रूरत होती है, तो हमें सूर्य से ही ज़्यादातर चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये रहा क्या, पूरा ग्राफ, ये रहा पूरा ग्राफ। अब इस ग्राफ में आप किताब उठाइए, एडिशनल बुक उठाइए आप। अब इस पूरे ग्राफ के बारे में पढ़ लीजिए कि जो सर जी ने पढ़ाया है उसे आप पढ़ लीजिए, जो हमने इतना पूरा पढ़ाया है। किताबों में इसे 4 से 5 पन्ने में दे रखा है, किताबों में इसे 4 से 5 पन्ने में दे रखा है। कैसे दे रखा है हम बताते हैं। जैसे उन्होंने पर्यावरण की संरचना लिया, तो उन्होंने पर्यावरण की संरचना का एक बहुत बड़ा परिभाषा दे दिया। फिर उन्होंने जैविक घटक उठाया, जैविक घटक की एक बहुत बड़ी परिभाषा दे दी, उसके एग्जाम्पल दे दिए। अब उन्होंने वनस्पतिक घटक उठाया, वनस्पतिक घटक की बहुत बड़ी परिभाषा दे दी। अब उन्होंने पादप उठाया, मतलब प्लांट उठाया, उन्होंने उसकी बहुत बड़ी परिभाषा दे दी प्लांट की, कि ये प्लांट क्लोरोफिल की वजह से इनमें हरा रंग होता है, ये प्लांट ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ऐसे ही उन्होंने स्तर मंडली में उन्होंने ज्वालामुखी उठा लिया कि ज़मीन के अंदर गहराई में लावा उत्पन्न होता है, वो लावा बाहर निकलता है। ऐसे ही इसमें हवा के बारे में, आर्द्रता के बारे में उठा लिया कि आर्द्रता से किस तरीके से हमारे बादल बन के तैयार होते हैं, ठीक है, पानी में किस प्रकार की आर्द्रता होती है, कोहरा किस तरीके से पड़ता है। तो उन्होंने इसका पूरा बड़ा करके इसको 5 से 6 पन्ने में बता दिया है, और हमने आपको इसे केवल एक ही बोर्ड पर एक ग्राफ के रूप में समझा दिया है। अब आप बात समझिए, ध्यान से सुनना बात को, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात रही। कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि एक टीचर हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देगा, ठीक है, केवल टीचर के दम पर ही हम यूपीएससी क्लियर कर जाएंगे। लेकिन बच्चे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये गलत डला हुआ है लोगों के दिमाग में, ठीक है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं, वो आपको पहले दिन से ही आंसर राइटिंग कराना शुरू कर देते हैं, पहले दिन से ही सब कुछ आंसर राइटिंग शुरू हो गई, क्लास चालू हो गई, बच्चा रेगुलर टाई लगा के जाने लगा इंस्टीट्यूट में। लेकिन ये बहुत ही गलत है। यूपीएससी अगर आपका निकलेगा तो वो केवल और केवल सेल्फ स्टडी से निकलेगा, और जो यूपीएससी का टीचर जो होगा वो गाइडेंस करेगा बस केवल आपको, ठीक है, वो आपको केवल और केवल गाइडेंस देगा, गाइड करेगा केवल, ठीक है। और पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा किताबों से, और किताबों को पढ़ने की आदत डाल लीजिए अगर यूपीएससी क्लियर करनी है तो। ये जो टीचर पढ़ाते हैं ना, ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20% ही पढ़ाएंगे। ये जो हमने आपको पढ़ाया है ना किताबों का, हमने इसे बहुत ही कम, हमने क्या बताया कि ये 5 पेज का था, हमने 1 पेज में ही समाप्त कर दिया, इसे 1 बोर्ड में ही समाप्त कर दिया। लगभग 5 पेज का टॉपिक 1 बोर्ड में ही समाप्त कर दिया, हमने आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब ये आपका कर्तव्य बनता है कि आप उस किताब को निकालिए, अब आप उस किताब को पढ़िए। अब हमारा पढ़ाने का मतलब क्या रहा कि जब हमने ही कंप्लीट नहीं कराया, क्योंकि अगर प्रत्येक टीचर, जब हम लोग ऐसे ही पढ़ाने लगेंगे तो स्टूडेंट के तो फीस के पैसे चले गए। तो अब बात समझिए कि प्रत्येक टीचर, उसने आपको बता दिया, उसने गाइड कर दिया आपको कि किस तरीके से पढ़ना है, पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा। अगर प्रत्येक टीचर लाइन बाई लाइन एक एक चीज़ यहाँ पे सॉल्व कराएगा तो एनवायरनमेंट अकेला ही 2-2-250 घंटे का हो जाएगा, एनवायरनमेंट अकेला ही 2-250 घंटे का हो जाएगा। अब टीचर पढ़ाता ही क्यों है, ये बात भी होनी चाहिए कि जब इतना कम पढ़ाना है तो टीचर पढ़ाता ही क्यों है। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे ही आपने अभी किताब उठा लेते, ये टॉपिक आपने अभी पढ़ लिया है, अभी आप किताब उठा लेते, आपको पर्यावरण की संरचना के बारे में कुछ समझ में ना आता कि आखिर पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की संरचना कैसी होती है, बड़ा किताबें पढ़ लेते तो समझ में ही ना आता क्या होता है। अब टीचर ने आपको पूरा समझा दिया, 5 पेज का समझा दिया, तो अब आप जैसे ही किताब उठाएंगे 5 के 5 पेज
आपको रट जाएंगे दिमाग में कि भाई हाँ सर जी ने इस तरीके से ऐसे ऐसे करके ये पॉइंट अच्छे तरीके से समझाए थे हमें। ठीक है, अब आप आराम से पढ़ लेंगे तो वो आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। पढ़ना आपको खुद ही पड़ेगा, टीचर और इंस्टीट्यूट की जिम्मे नहीं रही है, वो आपको यूपीएससी क्लियर नहीं करा पाएंगे। ठीक है, करना आपको ही पड़ेगा। कई इंस्टीट्यूट हैं, हज़ारों की संख्या में भीड़ जाती है, बिल्कुल गलत बात है ये। अपना घर में बैठिए, प्रतिदिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई कीजिए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 6 से 8 घंटे पढ़ाई कीजिए। हाँ, एक्स्ट्रा टाइम है, 8 घंटे से ज़्यादा अगर करना चाहते हैं तो कुछ ग्राफ वाला वर्क हो गया है वो कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा वो हो गया है इधर उधर का काम, वो कर लीजिए। 6 से 8 घंटे ही आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चे, तो आप किताब निकालिए अपनी, इस टॉपिक को ख़त्म कीजिए। ठीक है, और जो टीचर ने पढ़ाया है थोड़ा नोट्स पर भी ध्यान देते चाहिए, इसलिए हम नोट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं। नोट्स पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इतना नहीं कि हम बड़े बड़े नोट्स आपको बनवा देते हैं, नहीं, हम आपको छोटे से छोटे नोट्स बनवाएंगे। और इसे कराने का हमारा मकसद ये है, टीचर के अलग अलग तरीके होते हैं पढ़ाने के, हमारा तरीका ये है कि हम आपको बेसिक तैयार करा देते हैं। ठीक है, किताबों का जैसे ये हमने इस तरीके साधारणता तरीके से आपको समझा दिया पूरा एनवायरनमेंट। अब आप जब किताब उठाएंगे तो वो किताब जब आप उठाएंगे तो जब आप खुद पढ़ेंगे उस किताब को तो आपके मन में नए नए विचार आएंगे किताब पढ़ने से। अब आप आंसर राइटिंग भी कर पाएंगे उसे देखकर आंसर राइटिंग भी पढ़ पाएंगे। अब अगर हम आपको ये सब बातें लिखा देते किताबों की तरह कि आइए जैविक घटक की परिभाषा लिखिए कि प्रकृति के वो घटक जो सजीव होते हैं जैविक घटक कहलाते हैं, और सजीवों के अध्ययन को ही हम जैविक घटक के अंदर पढ़ते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। इस तरीके से हम आपको परिभाषा बना के बता सकते हैं किताबी भाषा में। ठीक है, लेकिन उससे कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। हम उतना पढ़ाना चाहते हैं जितना कि आपके दिमाग में सेव हो जाए, डाटा पूरा का पूरा अच्छे से भर जाए। ठीक है, तो आप किताब पढ़िए और पढ़ते जाइए, सिलेक्शन मिलेगा। ऐसी बात नहीं है, अपने दिमाग में ये बात डाल के रखिए कि हम सही जगह पर हैं। ठीक है, और हमें सिलेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो आप किताब निकालिए और पढ़िए। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे के पॉइंट की ओर। इस पॉइंट में हम देखेंगे पारिस्थितिकी के संगठन स्तर के बारे में। इस पॉइंट में सीखेंगे पारिस्थितिकी के संगठन स्तर के बारे में कि हमारा पारिस्थितिकी का संगठन स्तर कैसा होता है। ठीक है, किस तरीके का संगठन होता है पारिस्थितिकी का। तो इसे करने से पहले एक परिभाषा जो लिखी हुई है उसे समझ लेते हैं कि पारिस्थितिकी के अंदर, परिभाषा है, पारिस्थितिकी के अंदर जीवों और पर्यावरण के परस्पर संबंधों का ही नहीं बल्कि समष्टियों, समुदायों, जैवमंडल आदि का भी अध्ययन किया जाता है। ये परिभाषा के बोल थे, शब्द थे परिभाषा के। आइए साधारण शब्दों में समझते हैं। इसमें कहा गया है कि पारिस्थितिकी के अंदर हम केवल जीवों और पर्यावरण के संबंधों का ही नहीं बल्कि समष्टि, वशिष्टि, समुदायों और जैवमंडल के बारे में भी अध्ययन करते हैं। ये इसके शब्द रहे। परिभाषा ये आखिर क्यों बनी हुई है? क्योंकि जब हमने आपको इकोलॉजी की परिभाषा बताई थी तो हमने केवल इतना बताया था इकोलॉजी की परिभाषा में कि इकोलॉजी के अंदर हम जीवों और पर्यावरण के परस्पर संबंधों का अध्ययन करते हैं। पारिस्थितिकी में हम जीवों और पर्यावरण के परस्पर जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। लेकिन इसमें परिभाषा ने इस बात को डिफाइन कर दिया है कि हम केवल संबंधों का ही नहीं, जीवों और पर्यावरण के संबंधों का ही नहीं बल्कि समष्टियों, समुदायों और जैवमंडल आदि का भी अध्ययन करते हैं। क्या बात समझ में आई? समष्टियों, समुदायों और जैवमंडल का भी अध्ययन करते हैं। अभी ये आखिर समष्टि, समुदाय और जैवमंडल है क्या? तो आइए, ये संगठन की परिभाषा के भाग ही हैं। तो आइए हम समझते हैं कि आखिर ये क्या है। ठीक है, तो चलते हैं संगठन की ओर। तो पहला शब्द आता है, लिखा हुआ है जैव वशिष्टि, बायोलॉजिकल स्पीसीज। इसके आगे लिखा हुआ है इंडिविजुअल। आखिर इसका मतलब क्या है जैव वशिष्टि? तो जो हमारा ये है ना संगठन, पारिस्थितिकी का संगठन जो है, इसमें जो वशिष्टि है ना वो एक सबसे छोटी मूल इकाई है। जैसे हमने बॉडी के बारे में अभी बताया था
कि उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, सेल है। ऐसे ही ये समुदाय की सबसे छोटी इकाई क्या है, वशिष्टि है। तो आइए वशिष्टि की परिभाषा लिख लेते हैं। परिभाषा लिख लीजिए। जो आप नोट्स बना रहे हैं, जो आप नोट्स बना रहे हैं, ये हम जो पढ़ा रहे हैं इसके आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, ठीक है, इसके आप लोग नोट्स बना रहे होंगे। ये शॉर्ट नोट्स बनाते चलना हमारे साथ साथ, ताकि जब आप पेज पलटें, जब आप देखें तो आपको पूरी कहानी याद आ जाए कि हाँ सर जी ने क्या पढ़ाया था, ठीक है। ये बहुत ही शॉर्ट नोट्स हैं, 4-4, 5-5 पन्ने के एक ही पेज बोर्ड में करा देते हैं। बहुत ही शॉर्ट तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाते चलना हमारे साथ, ठीक है। तो आइए लिखते हैं वशिष्टि की परिभाषा। जैव अध्ययन क्या है, जैव अध्ययन की एक मूल इकाई, जैव अध्ययन की एक मूल इकाई वशिष्टि कहलाती है। क्या कहलाती है, जैव अध्ययन की एक मूल इकाई वशिष्टि कहलाती है। बात समझ में नहीं आई। हाँ, इसमें लिखा है जैव अध्ययन की। जैव यहाँ पे जीव नहीं है, यहाँ जैव बायोलॉजिकल वाला जैव है। जीव का मतलब हो गया एनिमल, ठीक है। यह मतलब क्या हो गया, जीव का मतलब ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ जीव नहीं है, यहाँ जैव है। जैव के अंदर सभी चीज़ें आ जाएंगी, सजीव वाली सभी चीज़ें आ जाएंगे। कह सकते हैं कि जैव का मतलब यहाँ पर जैविक पर्यावरण से है, ठीक है। जैविक पर्यावरण से इसमें वनस्पति घटक भी आ जाएंगे, ठीक है, जिसमें पेड़ पौधे वगैरह, इसमें जंतु घटक भी आ जाएंगे, ठीक है। मनुष्य, जीव जंतु, केकड़ा वगैरह हमने अभी बताया था जैविक घटक में। और इसमें क्या आ जाएंगे, सूक्ष्म जीव भी आ जाएंगे, ठीक है, सूक्ष्म जीव भी आ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चे क्या है, जैव है। जैव अध्ययन की एक मूल इकाई क्या कहलाती है, वशिष्टि कहलाती है। ये बात समझ में आ गई होगी। वशिष्टि में हम केवल एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, एक चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे वशिष्टि में हम केवल एक चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। जैसे हमने ले लिया पौधा, ले लिया एक छोटा सा पौधा ले लिया, आम का पौधा, ठीक है, आम ले लिया। नीम का पौधा ले लिया या नीम का पेड़ ले लिया। हमने जानवर में भी ले लिया, हमने शेर ले लिया, भालू ले लिया, गाय ले लिया। अब एक सूक्ष्म जीव ले लेते हैं, बैक्टीरिया ले लिया, ठीक है। तो अब जैसे हम आम के बारे में पढ़ रहे हैं, पूरे पौधे के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, केवल एक पेड़ के बारे में पढ़ रहे हैं, आम के बारे में। ऐसे जब शेर के बारे में पढ़ेंगे तो केवल एक शेर के बारे में पढ़ेंगे, इंडिविजुअल के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हमने इसके आगे लिख दिया है इंडिविजुअल। वशिष्टि को हम इंडिविजुअल के नाम से जानते हैं। तो हम एक भालू का रहा तो हम भालू के बारे में पढ़ेंगे। अभी ये हो गया जब वशिष्टि। अभी बात हो सकता है समझ में ना आ रही हो, लेकिन आगे जब ये पूरे कंप्लीट होंगे तब बात और भी अच्छे से समझ में आती चली जाएगी कि सर जी के कहने का क्या मतलब है। जब समष्टि में आते हैं, यहाँ लिखा है बायोलॉजिकल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है, पॉपुलेशन का मतलब होता है जनसंख्या। तो आइए जनसंख्या कैसे। अभी तो हमने जैव वशिष्टि में केवल एक आम के पेड़ के बारे में पढ़ा था, ठीक है, एक नीम के पेड़ के बारे में पढ़ा था, एक शेर के बारे में पढ़ा था। अब समष्टि में हम, जैव समष्टि में हम आम के पेड़ जहाँ कहीं भी होंगे, चाहे वो अमेरिका में ही क्यों ना हो, जहाँ भी आम का पेड़ होगा, ठीक है, आम के पेड़ का पूरा समुदाय, आम के पेड़ का पूरा समुदाय क्या है, समष्टि कहलाएगा। अब नीम के पेड़ का पूरा समुदाय, शेर का पूरा समुदाय, चाहे वो एशिया का शेर हो, चाहे वो श्रीलंकाई शेर हो, चाहे वो भारत का सफ़ेद रंग वाला शेर हो, ठीक है, गुजरात का, और चाहे वो जापानी शेर हो, कहीं का भी शेर हो, हम शेर के पूरे समुदाय के बारे में पढ़ेंगे। तो अब बात समझ में आ गई होगी कि वशिष्टि में हम केवल एक जंतु के बारे में पढ़ते हैं, एक जीव के बारे में पढ़ते हैं, और समष्टि में हम उसके पूरे परिवार के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब तीसरा शब्द आया समुदाय। क्या आया, समुदाय। ये जनसंख्या थी, अब तीसरा शब्द है समुदाय। अभी तक तो हम केवल क्या पढ़ रहे थे कि हमने पहले एक शेर के बारे में जाना, एक आम के बारे में जाना, नीम के पेड़ के बारे में जाना। अब हमने क्या किया, अब
समष्टि में हमने पूरे शेर के परिवार के बारे में जान लिया कि शेर का परिवार, भालू का परिवार, गाय का परिवार, मतलब जहाँ भी जितने भी प्रकार के वो रहे शेर, भालू, ठीक, एक स्पीसीज वगैरह का एक पूरा का पूरा समुदाय। तो इसमें हमने क्या किया, इसमें पॉपुलेशन के बारे में, उनकी जो पॉपुलेशन है उनके बारे में जान लिया। अब समुदाय के बारे में क्या जानेंगे हम कि समुदाय में सभी समुदाय के लोग आ जाएंगे, ठीक है। जब एक ये बनेगा ना, एक समुदाय में कई सारी लोग आ जाएंगे, उसमें आम का पेड़ भी रह सकता है, नीम का पेड़ भी रह सकता है, शेर भी रह सकता है, भालू भी रह सकता है, गाय भी रह सकती है, बैक्टीरिया भी रह सकता है। तो समुदाय में जब पूरी कम्युनिटी बन के तैयार होगी ना बाबू, जब पूरी की पूरी कम्युनिटी बन के तैयार होगी तब एक समुदाय कहलाएगा। बात समझ में आ गई। जैव वशिष्टि में हमने केवल एक इंडिविजुअल चीज़ के बारे में, इंडिविजुअल जीव के बारे में जाना, ठीक है। जैव समष्टि में हमने उस जीव के परिवार के बारे में जाना, उस जीव की और भी जनसंख्या के बारे में जाना, ठीक है। अब समुदाय में हम और भी कई प्रकार के जो जीव रहे हैं, ठीक है, और भी कई प्रकार के जो जीव रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। अब किताबी परिभाषा पे चलते हैं, ठीक है, किताबी परिभाषा पे चलते हैं। लिखिए स्टूडेंट्स, परिभाषा लिखिए। परिभाषा क्या है कि हमने समझ लिया है, समुदाय तक समझ लिया है कि एक समुदाय में कई प्रजातियां रह सकती हैं, ठीक है। तो आइए परिभाषाएं लिखते हैं। जैव वशिष्टि की परिभाषा लिख ली थी हमने, जैव समष्टि की परिभाषा लिखी है कि जैव वशिष्टि का एक समूह, परिभाषा लिखिए, जैव वशिष्टि का एक समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में वास करता है। जैव वशिष्टि का एक समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में वास करता है जैव समष्टि कहलाता है, ठीक है। हमने आपको बता दिया जैसे गाय था, ठीक है, गाय का पूरा समूह जो एक क्षेत्र में रहता है वो क्या कहलाएगा, वशिष्टि के समष्टि कहलाएगा, ठीक है। अब चलते हैं समुदाय पे। समुदाय की परिभाषा लिखिए। समुदाय की परिभाषा, जैव समष्टि का, जैव समष्टि, ये लिखिए जैव समष्टि के, जैव समष्टि के विभिन्न प्रजातियों के समूह जो एक निश्चित समुदाय में रहते हैं। जैव समष्टि के एक, जैव समष्टि के विभिन्न प्रजातियों के समूह, जैव समष्टि के विभिन्न प्रजातियों के समूह, जैव समष्टि के विभिन्न प्रजातियों के समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में रहते हैं समुदाय कहलाते हैं, ठीक है। एक बात और रही कि हम ये उसे तो पढ़ाते नहीं है किताबों से देख के, ठीक है, कि किताबों में क्या है, अपने मन से ये परिभाषा बनाते हैं। तो थोड़ा ऐसा हो जाता है, का की जगह की निकल जाता है, एक की जगह है निकल जाता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा डरने या घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमें बस टॉपिक का नाम देखना पड़ता है, बाकी तो सब दिमाग में सेव है ही। इसलिए अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा तो समझ लिया करें। तो हमने अभी बताया कि जैव समष्टि का या जैव समष्टि के विभिन्न प्रजातियों के समूह जो एक निश्चित क्षेत्र में वास करते हैं क्या कहलाते हैं, समुदाय कहलाते हैं। बात समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र की ओर। क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र की ओर, इको सिस्टम की ओर। इको सिस्टम क्या है, तो इसकी परिभाषा पहले लिख लेते हैं फिर बाद में समझते हैं। हाँ, पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा पढ़िए, लिखिए। पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा, विभिन्न समुदायों और भौगोलिक पर्यावरण, विभिन्न समुदायों और भौगोलिक पर्यावरण की इकाई के संबंध को क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। एक बार फिर से सुनिए, विभिन्न समुदायों, अभी हमने समुदाय के बारे में जाना, उसमें कई सारे समुदाय आ जाएंगे। विभिन्न समुदायों और भौतिक पर्यावरण, विभिन्न समुदायों और भौतिक पर्यावरण की इकाई के संबंधों को क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। तो अभी हमने जाना था वशिष्टि के बारे में, किसी एक जीव के बारे में जान लिया था, समष्टि में उसके पूरे परिवार के बारे में जान लिया था, और समुदाय में हमने सभी समष्टियों को मिला दिया था। अब समष्टि के बाद आया है पारिस्थितिकी तंत्र। समष्टि के बाद आया पारिस्थितिकी तंत्र।
इसमें पारिस्थितिक तंत्र में क्या है, इसमें समुदाय के साथ साथ कई सारे समुदाय तो हो ही गए, ठीक है। ये सारे समुदाय अलग अलग समुदाय हो गए, अलग अलग समुदाय, ठीक है। इसके साथ भौगोलिक क्षेत्र भी आ गया, इसके साथ भौगोलिक क्षेत्र भी आ गया, जैसे समुद्र हो गया, सी मतलब समुद्र, सी हो गया, ठीक है। डेजर्ट हो गया, मतलब क्या हो गया, मरुस्थल। टुंड्रा प्रदेश हो गया, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं उन्हें टुंड्रा प्रदेश बोलते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, ठीक है। टुंड्रा प्रदेश हो गया। तो इनके अलग पारिस्थितिकी तंत्र हैं। समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र अलग है, ठीक है। समुद्र का पारिस्थितिकी तंत्र अलग है और मरुस्थल का पारिस्थितिकी तंत्र अलग है। समुद्र में केवल जलीय जंतु रहेंगे, कई प्रकार की प्रजातियां वहाँ पे रहेंगी, पेड़ पौधे की प्रजातियां वहाँ रहेंगी, मछली की प्रजातियां रहेंगी, भेल की प्रजातियां रहेंगी, सार की प्रजातियां रहेंगी, ठीक है। समुद्री घोड़ा की अलग प्रजातियां रहेंगी। ऐसे ही मरुस्थल में ऊँट की प्रजातियां अलग रहेंगी, ठीक है, और गिरगिट की प्रजातियां अलग रहेंगी। जो वहाँ के कम पानी में रहने वाले जीव जंतु हैं, जिराफ वगैरह, उनकी प्रजातियां अलग अलग रहेंगी। टुंड्रा में पेंगुइन होता है, पेंगुइन की प्रजातियां अलग रहेंगी। ध्रुवीय भालू होते हैं, उनकी प्रजातियां अलग रहेंगी, जो उसी क्षेत्र के लिए बनी हुई हैं। अगर आप यहाँ के टुंड्रा के भालू को उठा के मरुस्थल में डाल देंगे, अगर आप टुंड्रा प्रदेश के भालू को उठा के मरुस्थल में डाल देंगे तो वो जी नहीं पाएगा, ठीक है। अगर आप समुद्र की एक मछली को निकाल के बाहर रख देंगे धरती पे तो वो नहीं जी पाएगी, ठीक है। मरुस्थल का अगर कोई भेड़ बकरी चीता रहा, उसे टुंड्रा प्रदेश में छोड़ दीजिए, वो तो सर्दी से ही मर जाएगा। तो इसमें एक भौगोलिक क्षेत्र भी आ जाता है। क्या आ जाता है? भौगोलिक क्षेत्र भी आ जाता है। अब चलते हैं जीवोम के बारे में। जीवोम के बारे में चलते हैं। जीवोम लिख लीजिए। पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा, परिभाषा लिखिए जीवोम की। पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा जो एक, परिभाषा क्या बनाएंगे इसकी? पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा जो एक विशाल क्षेत्र को अपने अंदर समाहित करके रखता है, जीवोम कहलाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का एक बड़ा हिस्सा जो एक विशाल तंत्र को अपने अंदर समाहित करके रखता है, जो एक विशाल तंत्र को अपने अंदर समाहित करके रखता है, उसे क्या कहलाता? वो क्या कहलाता है? जीवोम कहलाता है, ठीक है। जीवोम कहलाता है। अब कैसे हो गया? जीवोम क्या है वो हमने साफ कर दिया। चलो हम बना देते हैं फिर से। जैसे हमने समुद्र बताया था, समुद्र बताया था। समुद्र के बाद हमने मरुस्थल बताया था, ठीक है। और इसके बाद बताया था, मालूम क्या, कि इसके बाद बताया था हमने टुंड्रा, ये बताया था, ठीक है। तो अब इनके एक बड़े क्षेत्र, जैसे समुद्र रहा, समुद्र हो गया एक छोटा सा क्षेत्र, समुद्र हो गया एक छोटा सा क्षेत्र। जैसे समुद्र का मतलब यहाँ हिंद महासागर से हो सकता है, प्रशांत महासागर से हो सकता है, अंटार्कटिक महासागर से हो सकता है। लेकिन जब हम बायोम की बात करेंगे, तो उसमें ये समुद्र वगैरह सब अंदर आ जाएंगे। एक बायोम में बहुत बड़ा क्षेत्र अंदर आ जाएगा। समुद्र में 7 समुद्र मिल जाएंगे, 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, समझे? तो भाई यहाँ पे क्या है कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र हो जाएगा, सभी समुद्र मिल जाएंगे। मरुस्थल में फिर केवल एक ही मरुस्थल नहीं रहेगा, रेगिस्तान। मरुस्थल में केवल एक मरुस्थल नहीं रहेगा। जैसे अभी हम बात करें तो अलग अलग मरुस्थल के, जैसे हमने थार का मरुस्थल उठा लिया और सहारा मरुस्थल उठा लिया। अब इस मरुस्थल के अंदर पूरा मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाएगा, पूरा का पूरा जितना मरुस्थलीय क्षेत्र पृथ्वी पर है, उसमें बायोम के अंदर सभी पूरे मरुस्थलीय क्षेत्र की बात की जाएगी। ऐसे ये केवल टुंड्रा प्रदेश की बात नहीं है। टुंड्रा प्रदेश तो उत्तरी ध्रुव पर भी है, दक्षिणी ध्रुव पर भी है। लेकिन जब टुंड्रा प्रदेश की बात की जाएगी तो इसमें
तो केवल ठंडा प्रदेश की बात नहीं की जाएगी, इसमें ध्रुवों की बात की जाएगी जो बहुत ही ठंडे ठंडे ध्रुव हैं। ठीक है, इसमें पूरे ठंडे प्रदेशों की बात की जाएगी। ठीक है, इन्होंने 7 समुद्र मिला के, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर और वगैरह महासागर मिला के इन्होंने समुद्र को क्या बना दिया, समुद्र, कई सारे समुद्रों को मिलाकर क्या बना दिया, सागर बना दिया। क्या बोलते हैं, महासागर, जैसे ओशियन बोलते हैं। इस ये तो था सी, ये सी माना समुद्र है। ठीक है, अब ये क्या बन गया, महासागर बन गया। इसमें सभी सागर आ गए, पूरा पृथ्वी का जितने सागर, महासागर नहीं है, ये महासागर है। पृथ्वी के सभी सागर इसमें आ गए। ठीक है, और ये मरुस्थल था केवल। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आ गया, पूरा रेगिस्तान आ गया है। ठीक है, पूरा का पूरा रेगिस्तान आ गया, या फिर इसे रेगिस्तान बोल सकते हैं। पूरा मरुस्थल क्षेत्र आ गया उसके अंदर। ठीक है, टुंड्रा के अंदर पूरे पूरे ध्रुव आ गए, टुंड्रा के अंदर पूरे पूरे ध्रुव आ गए। वहाँ की प्रजातियाँ अलग होती हैं, जीव जंतु की प्रजातियाँ अलग होती हैं, पौधों की प्रजातियाँ अलग होती हैं। ठीक है, टुंड्रा के अंदर पूरे कई सारे ध्रुव आ गए, ऐसे ही मरुस्थल के अंदर रेगिस्तान आ गए, कई सारे पूरे पूरे। तो ये बात रही किसकी, जीवोम की। क्या बात रही, जीवोम। ये हमारा जीवोम है। जीवोम की परिभाषा हमने लिख ली है। कहीं हमने गलती तो नहीं कर दी। वहाँ हमने बताया था कि अभी हम तो परिभाषा लिखा के भी भूल जाते हैं कि हमने क्या परिभाषा लिखाई है। ठीक है, क्योंकि हम अपने मन से परिभाषा बताते हैं, कोई किताब तो है नहीं हाथ में। तो एक बार फिर से जो थोड़ा सा मैच कर लेना, क्या है परिभाषा, कि पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जो एक बहुत बड़े तंत्र को अपने अंदर समाहित करके रखता है, जीवोम कहलाता है। वहाँ पारिस्थितिकी तंत्र नहीं था, वो जीवोम था। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो वो क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है। हमने हो सकता है जल्दी में पारिस्थितिकी तंत्र बोल दिया हो, क्या कि पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है तो पारिस्थितिकी तंत्र थोड़ी कहलाएगा। तो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो एक विशाल क्षेत्र को अपने अंदर समाहित करके रखता है, क्या कहलाता है, जीवोम कहलाता है। तो आइए, जीवोम तक हमने पढ़ लिया कि जीवोम, जान लिया कि जीवोम क्या होता है। अब पढ़ते हैं जैव मंडल के बारे में। लास्ट है ये जैव मंडल, इसके बाद हम क्लास ख़त्म करेंगे। आइए स्टूडेंट्स, चलते हैं जैव मंडल की ओर। कहाँ चलते हैं, जैव मंडल की ओर। जैव मंडल समझिए, जैव मंडल क्या है, इसका नाम ही है बायोस्फीयर। इससे समझाते हैं क्या है कि बायोस्फीयर बना कैसे है। बायो, इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। ठीक है, इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। पहला है बायोस, दूसरा है स्पेयर। बायोस का मतलब होता है जीवन, या मतलब लाइफ। बायोस का मतलब क्या होता है, जीवन, या बोल सकते हैं लाइफ। स्पेयर का मतलब होता है गोला, मंडल। स्पेयर का मतलब होता है गोला, गोला को बोलते हैं क्या, मंडल। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या हो गई, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर जीवन उपस्थित हो, क्या, बायोम कहलाता है। और जीवों के हिसाब से परिभाषा देखेंगे कि जीवों के हिसाब से परिभाषा देखेंगे तो जीवों की परिभाषा क्या बन जाएगी कि जीवों द्वारा ये ऐसा लिख सकते हैं, कईयों जीवों द्वारा स्थापित क्षेत्र जिसमें जीवन स्थित होता है। जीवों द्वारा स्थापित क्षेत्र, कईयों जीवों द्वारा स्थापित क्षेत्र जिसमें जीवन स्थित होता है, क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। ठीक है, बायोस्फीयर, बायोस और स्फीयर मतलब गोला, मंडल। ठीक है, बायोस मतलब जीवन, लाइफ, स्फीयर मतलब गोला या फिर मंडल। इससे बायोस्फीयर बना है हमारा जैव मंडल। बायोस्फीयर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। बायोस्फीयर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल।
ठीक है। तो ये बायोस्फीयर जो है ये 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। हाँ, जीवों के अंदर भी ये चीज़ें आ जाएंगी, जीवों के अंदर जलमंडल भी आ जाएगा, ठीक है, जलमंडल का एक भाग, स्थलमंडल का एक भाग जीवों के अंदर आ जाएगा और वायुमंडल का भी एक भाग जीवों के अंदर आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा वायुमंडल जीवों के अंदर आ जाएगा, ठीक, अलग अलग भाग आएंगे, ठीक है। जब इन तीनों, ये भी एक जीवोम है, जलमंडल भी एक जीवोम है, स्थलमंडल भी एक जीवोम है, वायुमंडल भी एक जीवोम है, ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगी ना, जब ये तीनों चीज़ें मिल जाएंगे तो हमारा बायोस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो हमारी पृथ्वी का एक बड़ा भाग जो होता है, इसमें जल, थल, वायु तीनों चीज़ें आ जाती हैं। मतलब हाँ, कह सकते हैं जो किताबों में पढ़ने को मिलता है वो ये मिलता है कि पृथ्वी की सतह से लगभग 500 मीटर सतह, पृथ्वी की 500 मीटर गहराई से वायुमंडल में 6 किलोमीटर ऊंचाई तक, पृथ्वी की 500 मीटर, समुद्र की 500 मीटर गहराई से वायुमंडल में 6 किलोमीटर, लिख लीजिए आप, इसे लिखिए कि वायुमंडल के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी, बायोस्फीयर के अंतर्गत, जैव मंडल के अंदर, बायोस्फीयर के अंदर समुद्र की लगभग 500 मीटर गहराई से लेकर, समुद्र की लगभग 500 मीटर गहराई से लेकर वायुमंडल की 6 किलोमीटर ऊंचाई तक के क्षेत्र में जैव मंडल बसा हुआ है। तो क्या लिखा है, समुद्र की 500 मीटर गहराई से लेके वायु की 6 किलोमीटर ऊंचाई तक, वायुमंडल की 6 किलोमीटर ऊंचाई तक जैव मंडल बना हुआ है। तो ये हमने अब पढ़ लिया पारिस्थितिकी का संगठन पूरा का पूरा, ठीक है। अब इसे तुरंत समझ और लेते हैं, छोटे से साधारण शब्दों में समझ लेते हैं जो हमने अभी तक पढ़ा है, एक ग्राफ के हिसाब से समझ लेते हैं ताकि आपके दिमाग में चीज़ें बस जाएं, ठीक है। अब छुट्टी होने वाली है, आज थोड़ा छोटा लेक्चर रखते हैं क्योंकि ये लेक्चर भी देर में शुरू किया है और टाइम भी काफ़ी हो गया है, रात हो गई है, ऑफिस से घर भी जाना है। इसे हम हटा देते हैं। वायुमंडल तक आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसे शॉर्ट तरीके से समझिए ताकि आप कभी भूल ना पाएँ। हमारा काम ये है कि बच्चा भूलना नहीं चाहिए। बच्चे ने जो हमसे पढ़ा है, अगर बच्चा भूल गया तो टीचर की कमी है, ठीक है, अन्यथा पढ़ाते तो सभी अच्छा है। चलिए साधारण शब्दों में समझते हैं। ये एक जीव रहा, ठीक है, यहाँ एक जीव हो गया, माना कि ये गाय हो गई, यहाँ समुद्र में एक मछली हो गई, यहाँ एक भालू हो गया, ठीक है, यहाँ एक ये ध्रुवी भालू है, ठीक है, हमने एक जल का ले लिया और एक यहाँ एक पंछी हो गया, ठीक है। जब हमने इधर गाय के परिवार को मिला दिया, कई सारा परिवार मिल गया, तो ये क्या बन गई, एक समष्टि बन गई है। क्या बन गई है, समष्टि, कई सारी गाय मिल गई हैं। यहाँ हमने क्या, मछली के परिवार को मिला दिया, ठीक है, तो कई सारी मछलियाँ हो गई हैं यहाँ पे। अभी ये क्या है, अभी ये समष्टि बन गई है, वशिष्टि से समष्टि बन गई है, ठीक है, अब ये समष्टि बन गई है, कई सारा। अब जब एक समुदाय बनेगा, जब एक समुदाय बनेगा तो इसके अंदर शेर, चीता, भालू वगैरह, उनका परिवार वगैरह सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। ये हाथी का परिवार हो गया, ठीक है, ये बंदर का परिवार हो गया, ठीक है। एक समुदाय के अंदर एक जीव है तो समष्टि हो गई, सॉरी वशिष्टि हो गई, कई सारे जीव हैं, समष्टि हो गई, और जब सभी को मिला दिया तो समुदाय बन गया। और क्या है, अब जब सभी को मिला दिया समुदाय बन गया, जब इसमें किसी क्षेत्र को मिला दिया जाए, ठीक है, इसमें हमने माना कि ये जंगली क्षेत्र है, ये क्या है, जंगल का क्षेत्र है। जंगल में आप कहो कि जंगल में मछली कहाँ से आ गई, जंगल में ये झील है भाई, ठीक है, ये मत समझना कि जंगल में मछली कहाँ से आ गई, बात समझ में आ रही है। जंगल में ये झील है, इसमें ये मछली है, ठीक है। तो ये जंगल हो गया, ये पूरा जंगल क्या हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया, ठीक है।
अब ये पूरे जंगल का एक अलग भाग हो गया, ऐसे ही एक मरुस्थल का भाग बन जाएगा जिसमें कई प्रकार के ऊँट वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, कई सारे ऊँट आ जाएंगे, इसमें जिराफ वगैरह आ जाएंगे, रेगिस्तान वाला भाग, ठीक है, इसमें गिरगिट वगैरह आ जाएंगे रेगिस्तान वाले, बात समझते चलिए साथ में। इसमें और भी रेगिस्तानी जीव जंतु आ जाएंगे। एक तो पारिस्थितिकी तंत्र ये हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र ये हो गया, इसे पारिस्थितिकी तंत्र P1 बोल देते हैं, इसे P2 बोल देते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र 2। ऐसे ही एक समुद्र ले लेते हैं, इसमें व्हेल मछली का परिवार हो गया, ठीक है, समुद्री घोड़े का परिवार हो गया, शार्क का परिवार हो गया, ठीक है, समुद्री गाय का परिवार हो गया, डॉल्फिन का परिवार हो गया। ऐसे ही ये क्या है, ये P3 हो गया, पारिस्थितिकी तंत्र 3 हो गया। जब ये सब मिल जाएगा, जब ये सब मिल जाएगा, ठीक है, तब ये क्या बन जाएगा, एक जीवोम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जीवोम बन जाएगा, जीवोम, ठीक है। और जब कई सारे जीवोम मिल जाएंगे तब एक क्या बन जाएगा, जब पूरा जीवोम मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा, तब हमारा जैव मंडल बन जाएगा। आशा करते हैं बात पूरी समझ में आ गई होगी, मन में कोई प्रश्न नहीं रहा होगा। और अभी भी अगर कोई प्रश्न है तो एक हमारा व्हाट्सएप नंबर हमने आपको दिया था पिछली क्लास में, ये इसे साफ कर देते हैं। कोई भी किसी प्रकार की समस्या होने पर एक ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 707-818-3473। नंबर क्या है, 707-818-3473। कोई भी समस्या किसी भी प्रकार की हो तुरंत मैसेज डालो इस पर, तुरंत समस्या समाधान करने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू। क्लास आज इतना ही ख़त्म करते हैं। ये पहली क्लास है, लगभग 30-40 मिनट की क्लास रही होगी, लेकिन जो अब से आगे क्लास आएंगी वो लगभग 1-1, 1.5 घंटे की हुआ करेंगे, ठीक है। तो आगे से तैयार होके आइए। थैंक यू।